इसे स्टार्ट कर लीजिए और सर जी ये चालू कर दीजिए ये। अच्छा चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रश्न को देखा जाएगा और जितने लोग लाइव हुए हैं इसको एक बार क्या करें शेयर करिएगा और आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर बताइएगा। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन दिया है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है कि विटामिन होता है। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, बताइएगा शहद में क्या होता है, प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि वसा होता है कि विटामिन होता है, बताइए क्या होता है। तो हमने बताया था शहद में क्या होता है, शहद में आप ये कह सकते हैं क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और जो फ्रक्टोज होता है हमने बताया था क्या, यह है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और एक कार्बोहाइड्रेट है और ये सबसे मीठी शर्करा है, मीठी शर्करा। फ्रक्टोज क्या है आपका की मीठी शर्करा है, मीठी शर्करा है। बात समझ आया नहीं। तो अगर पूछा जाए सबसे मीठी शर्करा, अगर बात किया जाए फ्रक्टोज, अगर इससे भी मीठी सबसे ज्यादा मीठी होती है क्या, हमने बताया था क्या, सुक्रोज, जो गन्ने के रस में पाया जाता है, जो गन्ने के रस में पाया जाता है। तो बताइए फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिएगा जितने लोग लाइव हुए हैं इसको एक बार शेयर करिएगा जिससे सभी मित्र लाइव आ सकें और क्लास को और इंटरेस्टिंग रुचिकर बनाया जा सके। ठीक है, इसको एक बार शेयर करिएगा। ज्योति राज, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो देखिए जितने लोग लाइव हुए इसको एक बार शेयर करिएगा, फिर क्लास को और हम लोग अच्छे से इसको किया जाए। चलिए तो पहला देखा हमने क्या, शहद। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कमेंट करिएगा सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट करता है, प्रोटीन करता है, वसा करता है, विटामिन करता है। बताइएगा सबसे अधिक जो ऊर्जा है कौन देता है। तो हमने बताया था क्या, सबसे अधिक जो ऊर्जा है, अगर बात किया जाए 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट खाया जाए तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर बात किया जाए 1 ग्राम आपके वसा खाया जाए, फैट्स खाया जाए तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर बात किया जाए 1 ग्राम प्रोटीन खाया जाए तो आपके 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बताइएगा यहां से प्रश्न पूछा है सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा देता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा आपके वसा देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं। तो बताइएगा इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा आपके कौन देता है, वसा देता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, तो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। क्यों, देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग प्रतिदिन 400 से 450 ग्राम लेते हैं और आपके प्रोटीन हम लोग लेते हैं क्या 50 से 60 ग्राम, और कह सकते हैं आपके 60 से 70 ग्राम आपके प्रोटीन लेते हैं और वसा लेते हैं 50 से 60 ग्राम। तो सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं।
चलिए, प्रश्न ये है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। बताइएगा, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह संग्रहित करता है। बताइएगा कौन सा आंसर होगा, कमेंट करिएगा कौन सा आंसर होगा। शुगर होगा, स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा कि ग्लाइकोजन होगा? कौन सा आंसर होगा? सभी लोग बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो देखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। तो हमने बताया था क्या, जो कार्बोहाइड्रेट बात किया है मानव शरीर में। तो देखिएगा, अगर बात किया जाए जो जीव जंतु होते हैं वह क्या करते हैं, वह जब ग्लूकोज को लेते हैं, तो जो ग्लूकोज की जितनी आवश्यकता होती है शरीर में उतना ले लेते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। और इसीलिए ग्लाइकोजन को बोलते हैं क्या, जंतुओं का संचित भोजन। ठीक है, उसी प्रकार का बात किया जाए पौधों के लिए, पौधे भी क्या करते हैं, पौधे भी कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, आपके जो ग्लूकोज लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज को जब बचा लेते हैं, लेकिन वो बचाते हैं किसके रूप में, वो आपके स्टार्च मंड के रूप में बचाते हैं, लेकिन ये क्या, ये आपके ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बचाते हैं। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बचाते हैं। बात समझ में आया नहीं? तो अगर पूछा जाए ग्लाइकोजन क्या है, जंतुओं का संचित भोजन है, बल्कि जो स्टार्च है, मंड है, ये किसका संचित भोजन है, यह है आपके क्या, पादप का संचित भोजन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। बताइएगा भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा, पूछा है भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वह है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ज्योतिराज डी बिल्कुल सही है। पूछा जाएगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा, बताइएगा भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, खाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। चलिए कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा, बताइएगा कौन सा ईंधन का काम करता है। बताइए। तो देखिएगा ईंधन का काम भी आपके कार्बोहाइड्रेट करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा मात्रा में खाते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं आपके ईंधन का काम करता है। ठीक है, मानव शरीर के लिए ईंधन का काम कौन करता है, वह कार्बोहाइड्रेट करता है। इतनी बात समझ में आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। ये आपका फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है। हमने बताया क्या, शहद का प्रमुख घटक हमने बताया, इसको एक बार फिर से ले लेते हैं। शहद का प्रमुख घटक होता है,
शहद का प्रमुख घटक हमने बताया क्या, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज क्या है, एक प्रकार का क्या, फ्रक्टोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड है, सेकेराइड है। ठीक है, मोनोसेकेराइड है। ठीक, फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज कहां पाया जाता है बताइएगा। फ्रक्टोज आपके फलों के रस में, फलों के रस में और कह सकते हैं शहद में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। ठीक है, बाकी माल्टोज कहां पाया जाता है, माल्टोज आपके अनाज में पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज कहां पाया जाता है, गन्ने के रस में, गन्ने के रस में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज आपके कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं आपके अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, अनाज में, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इन सभी में ग्लूकोज पाया जाता है। अगर पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है, तो आपके सुक्रोज है, सबसे मीठी शर्करा है। इसे व्यापारिक शुगर भी कहते हैं, व्यापारिक शुगर भी कहते हैं, व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं। और जो ग्लूकोज होता है इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। जो ब्लड में जो आपके कार्बोहाइड्रेट होता है यही होता है ग्लूकोज, ब्लड शुगर भी कहते हैं इसे, ब्लड शुगर या ब्लड शर्करा भी कहते हैं, ब्लड शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड शर्करा भी करते हैं। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए, अब ये प्रश्न है आपका, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक, बिल्कुल ज्योतिराज 3, हाँ समझिएगा बात को समझिएगा। प्रश्न पूछा है क्या, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक क्या कर रहा है, शारीरिक वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या अनुभव हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। कह रहा है क्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा पूछा है, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाएगी, पेशियां टूट जाएंगी, कार्य करने से पेशियां टूट जाएंगी। तीसरा, ग्लूकोज का अवक्षय होगा, ग्लूकोज नष्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन, लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जम जाएगा। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, बताइएगा, कमेंट करिएगा कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑक्सीजन की आपूर्ति होगा, कि पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट होगी, कि ग्लूकोज का अवक्षय होगा, या लैक्टिक एसिड का जमाव होगा। तो देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, लंबे समय तक क्या करता है, शारीरिक वर्क करता है, शारीरिक काम करता है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण उसे थकावट महसूस होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। चलिए नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने यहां पे कितने होगा, कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, बताइएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जितने लोग लाइव हुए हैं एक बार इसको शेयर करिएगा और आंसर सभी लोग बताइएगा, सभी लोग आंसर बताइएगा, आंसर बताइए इसमें से क्या होगा। इसको मैंने कल पढ़ाया था, बताइएगा आंसर क्या होगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, बताइएगा। प्रोटीन बनाने के लिए आपको अगर एक प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन का अगर एक अणु बनाना है, तो आपको कम से कम 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है।
कितने 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। इसलिए प्रोटीन को बोलते हैं क्या? प्रोटीन को बोलते हैं क्या? प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। या इसे बोलते हैं क्या? प्रोटीन का मोनोमर क्या है? प्रोटीन का मोनोमर भी क्या है? मोनोमर भी क्या है? आपके अमीनो एसिड। अब यही 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं तो हम कह सकते हैं कई सारे मोनोमर, लगभग 20 मोनोमर जुड़ के एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न बनता है प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बहुलक है? तो जो प्रोटीन है वह अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका है? अमीनो एसिड का बहुलक है। और जो 20 अमीनो एसिड है, जो 20 अमीनो एसिड है, इसमें से जो 10 अमीनो एसिड है वह होते हैं क्या? आवश्यक। और 10 जो अमीनो एसिड होते हैं वह अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक होते हैं इसको हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं, और जो 10 होते हैं जो आपके अनावश्यक होते हैं उसका जो निर्माण है आपके शरीर स्वयं करता है। बिल्कुल ज्योतिराज 3 आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल रिंकी कनौजिया, पीडीएफ भेज दिया जाएगा, बिल्कुल टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20। एक प्रोटीन के अणु के निर्माण करने के लिए कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं कि प्रोटीन होते हैं। बताइएगा एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? रिंकी कनौजिया, क्वेश्चन अच्छे हैं, धन्यवाद। बाकी जितने लोग लाइव हुए इस सेशन को शेयर करिएगा, शेयर करिए और सभी लोग आंसर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग प्रयास करिए आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 3, रिंकी कनौजिया 3। देखते हैं पूछा है क्या? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं कि प्रोटीन होते हैं? तो देखिएगा जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या काम करते हैं? एंजाइम कोई भी जैविक क्रिया होती है, कोई भी जैविक क्रिया हो रही है उस जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो कोई भी जैविक क्रिया होती है उत्प्रेरक करने का काम करते हैं। तो हम जानेंगे क्या होता है? एक जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा। एंजाइम क्या करते हैं? उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। कोई भी क्रिया हो रही है उसको तेजी करने का काम करते हैं, तेजी करने का काम करते हैं। सुस्मिता पुष्पाकर 3 आंसर। अमीनो अम्ल, एंजाइम मूल रूप से होते हैं अमीनो अम्ल। चलिएगा देखते हैं। तो कह रहा क्या? एंजाइम एक जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो देखिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं। जैसे देखिएगा आपने सुना होगा नाम पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम, प्रोटियोज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम ये होता है कोई भी अब क्रिया हो रही होती है उसको तीव्र गति करने का काम करते हैं। तो जैसे देखिएगा जो आपके पेप्सिन है, जो पेप्सिन है इसका काम क्या होता है? जैसे देखिएगा हमने खाया क्या?
हमने खाया क्या, प्रोटीन खाया, दालें खाई, और दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसको पचाने के लिए हमारे पेट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है क्या, पेप्सिन। पेप्सिन नाम है। अब पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन कह सकते हैं आपको, पेप्सिन पचाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं क्या, एंजाइम कोई भी भोज्य पदार्थ को पचाने में क्या करते हैं, काम करते हैं। और जितने भी एंजाइम होते हैं, एक चीज बता देते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वह प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। जितने भी एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में प्रश्न आया जाएगा, बताइएगा एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम हमेशा देखिएगा, अगर ऑप्शन प्रोटीन लगा है तो प्रोटीन मारिएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, एंजाइम बने होते हैं आपके प्रोटीन के, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। बात समझ आया नहीं, ज्योतिराजपुर, हाँ बिल्कुल, आपके एंजाइम किस नेचर के होते हैं, एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्न यह है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे, त्वचा के नीचे वसा जमा होकर निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक काम करता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, बात समझिएगा। कहने का अर्थ यह है, मानव शरीर की जो त्वचा है उसमें त्वचा में वसा जमा होकर किसके विरुद्ध काम करने का प्रयास करता है, किसके विरुद्ध काम करता है, बताइएगा। प्रश्न पूछा है, बताइए अगर आपके शरीर में, अगर आपकी त्वचा में के नीचे वसा जमा हो जाए तो क्या काम करता है, कौन सा विरुद्ध काम करता है। ऑप्शन दिया है, शरीर के लवणों का क्षय करता है, शरीर के अंदर जो लवण होते हैं, जो नमक होता है उनका विनाश करता है वसा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा है, शरीर की उष्मा का क्षय करता है, शरीर के उष्मा को नष्ट करता है, शरीर की उष्मा का क्या करता है, शरीर की उष्मा को रोकता है। फिर अगला है ये, अगला ऑप्शन है, करा क्या, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करता है, वातावरण से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव उसको प्रवेश करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, करा क्या, आवश्यक शरीर में द्रव्यों का क्षय करता है। बताइए कौन सा आंसर होगा, बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो अच्छी बता देते हैं, अगर आपके शरीर की त्वचा के नीचे वसा जमा हो जाए तो वसा का सिर्फ इतना ही काम समझिएगा, वसा का काम यही होता है, अगर आपके त्वचा के नीचे वसा जमा हो जाएगा तो आपके अंदर जो उष्मा है, गर्मी है, उसको क्षय नहीं होने देता, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए जो ठंड प्रदेश में रहते हैं उनकी त्वचा काफी मोटी होती है, क्यों, उसमें अधिक मात्रा में वसा पाए जाते हैं, और जिसके कारण वहां के जो जीव होते हैं, वहां की जो जीव क्या हो, तुमको ठंडी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि वसा मात्रा ज्यादा है, और वसा का काम यही होता है अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शरीर का उष्मा का क्षय होने से रोकना, ठीक है, क्षय होने से रोकना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं। अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है, तो बताइएगा, तो क्या आपको देखने को मिलेगा,
हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, या ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा, या हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, या ग्लाइकोसूरिया मिलेगा। बताइएगा कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। अगर रुधिर में कह रहा है कि अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा कौन सा रोग होगा। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, या ग्लाइकोसूरिया होगा। बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो एक चीज आपको बता देते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ होता है, देखिएगा हाइपो जब भी शब्द आ जाए, हाइपो जब भी शब्द आ जाए मतलब कमी, हाइपो जब भी शब्द आ जाए कमी, ठीक है। अगर हाइपर जब भी शब्द आ जाए, हाइपर जब भी शब्द आ जाए तो अधिक होता है, हाइपर जब भी शब्द आ जाए तो अधिक होता है। बात समझिएगा, हाइपो मतलब कमी, हाइपर मतलब क्या, हाइपर मतलब अत्यधिक, ठीक है। ग्लाइसीमिया मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लाइसीमिया मतलब क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो कह रहा क्या, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो बताइए हाइपोग्लाइसीमिया होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपो मतलब रक्त में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, और हाइपर मतलब क्या, रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपर हो जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा रक्त में ग्लूकोज लेवल घट जाए, रक्त में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा तो हाइपो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं, ठीक है। अगर बात किया जाए, बताइएगा ग्लाइकोसूरिया क्या होता है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, रक्त में अगर कह सकते हैं आपके हाँ, ग्लाइकोसूरिया क्या है बताइएगा, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया और ग्लाइकोलाइसिस क्या है पूछता है। देखिए ग्लाइको जो लाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस, जब हम लोग ग्लूकोज क्या करते हैं, जब ग्लूकोज को खाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज को जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, और जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, यूरिन में अगर रक्त आता है तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अगर यूरिन में, पेशाब में रक्त आता है तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं आपका क्या, ग्लाइकोसूरिया, ठीक। चलिए प्रश्न ये, सलाका जिसे बोलते हैं रॉड्स में कौन सी पिगमर पाई जाती है। पिगमर में पिगमेंट पाई जाती है, पिगमेंट पाई जाती है। कौन सी पिगमेंट पाई जाती है। ऑप्शन दिया है किरेटिन, रेटिमिन, मिलेनिन और फोटोसिन। बताइएगा कौन सा आंसर होगा। किरेटिन, रेटिनिन होगा, ये रेटिमिन है, रेटिनिन मिसप्रिंटिंग हुआ है, रेटिनिन, ठीक है। मिलेनिन और फोटोसिन। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। देखिए लाइव जुड़े हैं, आंसर सभी लोग दीजिएगा, इसको आंसर सभी लोग दीजिए। 3 आंसर मिलेनिन। तो देखिएगा हमारे आंख में, आई में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है आपका रॉड सेल, एक होता है रॉड सेल, एक होता है आपका क्या, कोन सेल, एक होता है क्या, कोन सेल। जो रॉड सेल इसे बोलते हैं क्या, सलाका कोशिका, सलाका कोशिका, ठीक है। और जो कोन सेल से बोलते हैं क्या, शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। तो जो रॉड सेल है या सलाका कोशिका है, यह आपको रात को देखने में क्या करता है, मदद करता है, रात को देखने में बता रहे। तो देखिएगा हाँ बिल्कुल,
रिंकी कनौजिया, ये क्या है? देखिए रॉड सेल आपको वही बताने जा रहे हैं। आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। रॉड सेल को हिंदी बोलते हैं क्या? शलाका कोशिका। और जो कोन सेल है इसे हिंदी बोलते हैं क्या? शंकु कोशिका। तो जो रॉड सेल है या शलाका कोशिका है, ये आपको रात को देखने में मदद करती है, रात को देखने में मदद करती है। तो जो रात में आप देखते हैं ना, तो उस समय आपकी शलाका कोशिका काम करती है, और रात में जब आप देखते तो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, ठीक है। जो कोन सेल है यह आपको दिन में देखने में काम करती है, दिन में देखने में काम करती है, ठीक है। बात समझ आया नहीं? तो इसमें प्रश्न पूछा है शलाका कोशिका जिसे बोलते हैं रॉड सेल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो आपका क्या पाया जाता है? रेटिनिन पिगमेंट पाया जाता है, रेटिनिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो मिलेनिन पिगमेंट है यह आपके त्वचा में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। मिलेनिन जो पिगमेंट है आपके त्वचा में पाया जाता है। बात समझिएगा, जो आपके अगर आपके शरीर में मिलेनिन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा है, अगर आपके शरीर में मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा है तो आप क्या हो जाएंगे? अधिक मात्रा में आप सांवले दिखेंगे। अगर मिलेनिन मात्रा कम है, मिलेनिन पिगमेंट की मात्रा अगर कम है तो आप क्या करेंगे? गोरे दिखेंगे। तो जितने भी अगर कह सकते हैं ब्लैक, आपके जितने भी आपके साउथ इंडियन होते हैं, आपके कह सकते हैं आपके जितने भी ब्लैक लोग होते हैं, ठीक है, सांवले लोग होते हैं, उसमें मिलेनिन की मात्रा ज्यादा होता है। तो मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है? मिलेनिन पिगमेंट जो करता है निर्धारित करता है आपकी त्वचा का रंग। आपकी त्वचा का जो रंग है वह कौन सा निर्धारित करता है? अगर किसी व्यक्ति में मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? सांवला हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में मिलेनिन पिगमेंट कम है तो क्या हो जाएगा? वह आपके गोरा हो जाएगा। बात समझिएगा। तो मिलेनिन, एक किरेटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? किरेटिन प्रोटीन आपकी जो बाल होते हैं और नाखून होते हैं उसमें किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। और किरेटिन प्रोटीन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा किरेटिन, एक बीटा किरेटिन। तो जो अल्फा किरेटिन है ये आपके बाल और नाखून में पाया जाता है, और जो बीटा कैरोटीन है ये आपके मकड़ी के जाल में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रेटिनिन, रेटिनिन हो जाएगा। प्रश्न यह है, इंसुलिन एक बहुलक है, इंसुलिन एक बहुलक है, किसका बहुलक है? तो बहुलक समझने के पहले कुछ बात समझिएगा। बहुलक बोलते हैं क्या? पॉलीमर, पॉलीमर और मोनोमर, मोनोमर। पॉलीमर बोलते हैं क्या? बहुलक, और मोनो को बोलते हैं क्या? एकल अणु, एकल अणु, एकल अणु, ठीक है। तो बात समझिएगा, बात समझिएगा, जब कई सारे एकल अणु जुड़ते हैं तब जाके बहुलक का निर्माण होता है, तब जाके बहुलक का निर्माण होता है। इसको ऐसे समझिएगा, अगर 20 अमीनो एसिड, अगर 20 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, 20 अमीनो एसिड क्या होंगे? जुड़ेंगे, तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होगा, तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो समझिएगा बात, अगर पूछा जाएगा प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है? प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड है, प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड है, ठीक है। अब यही 20 अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं, यही जब 20 अमीनो एसिड मिल जाते हैं एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए कह सकते हैं प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बना है? अमीनो एसिड का बना है। इसलिए कह सकते हैं प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन है अमीनो एसिड का बहुलक है, अमीनो एसिड का बहुलक है। लेकिन प्रश्न यहां पूछा क्या है? इंसुलिन एक बहुलक है, किसका बहुलक है? ऑप्शन दिया है एथाइन का, एसिटिलीन का, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का। आंसर दीजिएगा सभी लोग, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? एथाइन होगा, एसिटिलीन होगा, फ्रक्टोज होगा कि ग्लूकोज होगा?
सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए। चलिए, तो हमने बताया क्या, इंसुलिन, हमने बताया क्या, जो इंसुलिन होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इंसुलिन जो बना होता है किसका बना होता है, फ्रक्टोज का। इंसुलिन बना होता है फ्रक्टोज का। जब फ्रक्टोज की कई सारी इकाइयां मिलेंगी तब जाके क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। तो प्रश्न यही पूछा है, बताइएगा इंसुलिन किस बहुलक है, किसका बहुलक है, वह है आपके फ्रक्टोज का ही बहुलक है। किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का ही बहुलक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह है, विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, ऑप्शन दिया है अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता है, अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता है। दूसरा, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है। अगला, अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, ठीक है, शरीर में होता है। और कह सकते हैं आपके शरीर में संश्लेषण होने वाले कार्बनिक यौगिक, बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। बिल्कुल रिंकी जी 3, बाकी और सभी लोग कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा। 3 क्या होगा आंसर, अकार्बनिक 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 यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, नहीं बनता, अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। बताइए कौन सा आंसर होगा, आंसर 2, रिंकी 3। चलिए देखा जाए, कह रहा है क्या, विटामिन होते हैं। तो हमने बताया था क्या, बताइएगा, जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक होते हैं कि अकार्बनिक, कार्बनिक होते हैं कि अकार्बनिक। तो देखिएगा, जो विटामिन होते हैं वे कार्बनिक होते हैं, कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कार्बनिक होते हैं। तो सीधी सी बात है, अकार्बनिक कैंसिल, ठीक है, ये भी आपका अकार्बनिक नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। तो अभी तो कहते हैं ना, बाहर से लेते हैं, क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं और जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि जो विटामिन होते हैं आपके कार्बनिक होते हैं, कार्बन पाया जाता है, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका संश्लेषण शरीर नहीं करता। मतलब विटामिन जो अधिकांश विटामिन होते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं, बाहर से लेते हैं। लेकिन एक मात्र ऐसा विटामिन है जिनका संश्लेषण होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम विटामिन डी है। विटामिन डी एक मात्र ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण होता है, शरीर निर्माण करता है। वो कैसे करता है, जब सूर्य की रोशनी आपकी त्वचा पर पड़ती है तब जाके इसका निर्माण होता है। इसलिए विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जितने भी विटामिन होते हैं वह सारे क्या होते हैं, संश्लेषित नहीं होते, मतलब हमारे शरीर में नहीं बनते। इनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। लेकिन एक मात्र ऐसा विटामिन है जो विटामिन डी है, ये क्या काम करता है, ये संश्लेषित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता था प्रश्न, ठीक है। चलिए
बताइए प्रश्न अच्छा है नहीं, सभी कमेंट करिएगा। प्रश्न लिया गया 3। चलिए चलिए सभी लोग आंसर बताइएगा। करा क्या, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? बताइएगा, आंसर बताइएगा सभी लोग। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? ऑप्शन मंड बोलते हैं क्या? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। यह आपका क्या ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक है। डेक्ट्रॉन। बताइए कौन सा आंसर होगा? जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? आंसर बताइएगा। ज्योतिराज, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, धन्यवाद आपका। रिंकी बताए हैं आपके 2। बाकी जितने लोग लाइव में, एक बार सभी लोग आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए, बताइएगा। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? इसमें कौन सा होगा? मंड होगा, सेलुलोज होगा, ग्लाइकोजन होगा कि डेक्ट्रॉन होगा? वेरी यूजफुल दिस क्लास, धन्यवाद आपको। आंसर बताइएगा ज्योति जी, आंसर बताइए। बाकी रिंकी जी बताइए, आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? लाइव हुए हैं, एक बार आंसर बताइए आप लोग। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? बताइए। तो यह है आपका क्या? यह है आपका ग्लाइकोजन। हमने बताया था क्या ग्लाइकोजन क्या है? जंतुओं का क्या है? जंतुओं का संरक्षित भोजन है, ठीक है। उसी प्रकार अगर पूछा जाए पादपों का संचित भोजन, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, मंड हो जाएगा। चलिए टाइम भी हो गया, जल्दी प्रश्न को लेते हैं हम लोग। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है? बताइएगा। मानव शरीर में पाए जाने तत्व सबसे ज्यादा क्या होता है? लोहा होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है कि कैल्शियम होता है? बताइए कौन सा आंसर होगा? लोहा होता है कि सोडियम होता है कि फास्फोरस होता है कि कैल्शियम होता है? ज्योतिराज फर्स्ट, पहला लोहा। बाकी और लोग लाइव में आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए। 3 फास्फोरस। देखते हैं। रिंकी बिल्कुल 4 बोले हैं। तो चलिए देखा जाए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने जो तत्व है, अधिकतम मात्रा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्योंकि हमारी जो शरीर है सबसे ज्यादा हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है? वह होता है आपका क्या? कैल्शियम होता है। बिल्कुल सही रिंकी जी, आपका बिल्कुल सही। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। बताइएगा, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। ऑप्शन दिया है नाखून में, अनार में, रक्त में, अंडों में। कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? 3, आंसर 3। रिंकी 2, अनार में। तो चलिए देखा जाए आंसर कौन सा होगा।
पूछा क्या, अल्फा कीरेटिन। हमने बताया जो कीरेटिन होते हैं ये दो प्रकार के, एक अल्फा कीरेटिन, बीटा। जो अल्फा कीरेटिन होता है ये आपके बाल और नाखून में होता है, बाल और नाखून में होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, नाखून में। कौन सा हो जाएगा, नाखून में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न ये लिखिए में से निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। लिखिए में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ऑप्शन दिया है सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी शर्करा। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, जुड़े हैं आप लोग, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट सुक्रोज ऑप्शन दिया है, सुक्रोज दिया है, ग्लूकोज दिया है, फ्रक्टोज दिया है, माल्टोज दिया है। आंसर दीजिए आप लोग। रिंकी 3, ज्योति फर्स्ट। चलिए देखा जाए आंसर क्या होगा। करा सबसे मीठी शर्करा की बात किया जाए, सबसे मीठी हमने ओवरऑल की बात किया जाए, इसमें देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, फ्रक्टोज भी दिया है और सुक्रोज दिया है। अब बताइए क्या मारेंगे आप क्या मारेंगे, फ्रक्टोज होगा कि सुक्रोज होगा, बताइएगा। फ्रक्टोज होगा कि सुक्रोज होगा। इसमें होगा आपका क्या, सुक्रोज होगा। हमने बताया क्या हमने बताया था सबसे ज्यादा अगर मीठी शर्करा के प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे मीठी शर्करा आपका क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। फ्रक्टोज भी होगा लेकिन सब इससे भी मीठा कौन होता है, सुक्रोज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। बात समझ आया नहीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हुए, टाइम भी हो गया सर, आ गए हैं। इसके बाद आपका मनोविज्ञान चलेगा, वो भी लोग बने रहिएगा। देखिए में से सबसे निम्नलिखित में से किस विटामिन, देखिए में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर दीजिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 में, विटामिन B6 में, ये आपका कह सकते विटामिन 8 लिख दीजिएगा, 2 बार हो गया है। विटामिन B6 में, विटामिन 8 में, विटामिन B1 में कि विटामिन B12 में। बताइए कौन सा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, बताइएगा कौन सा आंसर होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो धातु है किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, क्लास में पढ़ाया गया, बताइएगा आंसर। तो कोबाल्ट जो धातु है आपको हमने बताया था क्या, विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगा, बिल्कुल ज्योतिराज फर्स्ट तो समझिएगा, फर्स्ट बात किया जाए विटामिन B12 में मतलब 4 ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन होगा। ये आपका 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो कोबाल्ट आपके 4 ऑप्शन में है, विटामिन B12 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है या हार्मोनल विटामिन कहते हैं। बताइए किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं। ऑप्शन दिया विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को कि विटामिन डी को। कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइएगा कौन सा आंसर होगा। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, आंसर बताइएगा, कमेंट करिए आंसर, आंसर बताइएगा। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं। ऑप्शन दिया विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा विटामिन जो अगर बात किया जाए, हार्मोन विटामिन बात किया है, हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं, हार्मोन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी को 4 ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी जो है आपके हमने बताया था क्या, कंचन राज गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो जितने भी मित्र एक बार लाइव है इसको शेयर नहीं किया है, शेयर कर दिए होते तो सभी लोग लाइव आ जाते। तो चलिए कोई बात नहीं, लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि जो विटामिन डी है एक मात्र ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में स्वयं होता है, हमारे शरीर में स्वयं होता है, ठीक है। और इसे सनशाइन विटामिन
और संश्लेषित विटामिन, सबसे तेजी से मिलने वाला विटामिन, और हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन डी को। चलिए अगला प्रश्न है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, मतलब हमारे भोजन में कौन सा संरचनात्मक मतलब सुरक्षा करने वाला खाद्य पदार्थ है, कौन है? ऑप्शन दिया है वसा विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट खनिज है, विटामिन, तीसरा ऑप्शन विटामिन खनिज है, कि चौथा ऑप्शन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। बताइए कौन सा आंसर होगा, कमेंट करिएगा कौन सा आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, कौन सा होगा? वसा या विटामिन होगा, कार्बोहाइड्रेट खनिज होगा, या आप कह सकते हैं आपके विटामिन और खनिज होगा, कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा? संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाला विटामिन है, हमारी शरीर की सुरक्षा। रिंकी 4 नंबर, ज्योति फर्स्ट। चलिए देखा जाए, बाकी और लोग भी आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर होगा। तो चलिए देखा जाए, प्रश्न पूछा हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाला कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो वसा और विटामिन है, कि कार्बोहाइड्रेट खनिज है, कि विटामिन और खनिज है, कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। तो एक चीज आपको बता देते हैं, 21 का 2, करण पांडे 21 का 2, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज। बाकी और लोग भी आंसर दीजिएगा, तो देखिएगा इसका जो आंसर है विटामिन और खनिज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन और खनिज जो क्या करते हैं, विटामिन और जो खनिज होते हैं ये आपको कह सकते हैं ऊर्जा नहीं देते, यह हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तभी कहते हैं ना विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो रोग हो जाएगा, तो कहते हैं हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो विटामिन और खनिज भी क्या करेगा, अगर आपके शरीर में भी खनिज कमी हो जाएगी तो आपको रोग हो जाएगा। तो हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारे शरीर की रक्षा करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर की रक्षा करने का काम विटामिन करता है और खनिज करता है। बात समझ में आया नहीं? प्रश्न क्या पूछा है, हमारे भोजन में ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करता है? तो सुरक्षा विटामिन करता है और खनिज करता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट और आपके कह सकते हैं प्रोटीन और वसा ऊर्जा देते हैं, ये हमारे शरीर की सुरक्षा नहीं करते। बात समझ में आया नहीं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आप लोग। बताइए मजा आ रहा है नहीं? प्रश्न आपको सही लग रहा है नहीं? ऐसे ही प्रश्न आपको कराया जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। अभी इसके बाद अभी रोहित सर का क्लास रहेगा मनोविज्ञान, आप लोग कहीं जाइएगा मत, इसको हम लोग पूरा करते थे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न यह है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो संक्रमण को रोकता है? ऑप्शन दिया विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या होगा बताइएगा। कौन सा ऐसा विटामिन है जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा आंसर होगा? आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग, कौन सा होगा? तो देखिएगा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए होता है। तो देखिएगा जो विटामिन ए है इसके बारे में समझिएगा। विटामिन ए आपका क्या करता है? विटामिन ए आपके WBC की संख्या को बढ़ाता है। और WBC क्या काम करता है? WBC रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। और जब रोगों से रक्षा करता है तो इससे क्या हो जाएगी, जो आपकी इम्यूनिटी पावर है बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल रिंकी जी आपका 4 आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन
आपकी डी नहीं, विटामिन ए हो जाएगा। प्रश्न क्या कहा है, मानव शरीर में संक्रमण को मतलब इन्फेक्शन को मतलब बीमारियों को रोकने वाला विटामिन कौन सा है, क्योंकि विटामिन ए है, क्योंकि आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ाता है। और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बूस्ट हो जाएगी। तो कह सकते हैं विटामिन ए क्या काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। बात समझिएगा, तो विटामिन ए हो जाएगा आपका संक्रमण रोकने वाला विटामिन ए। ठीक, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको प्रश्न यह है, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, बताइएगा। गन्ना में, शहद में, दूध में, नारंगी में, कौन सा आंसर होगा। गन्ना में पाया जाता है कि शहद में कि दूध में कि नारंगी में। ज्योतिराज फर्स्ट, गन्ना में। रिंकी फर्स्ट, बाकी और लोग बताइए, आंसर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं आंसर दीजिएगा, बताइए। 10 लोग से एबव जुड़े हुए आंसर 2 लोग का आ रहा है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो यहां पे देखिएगा, इनमें से जो सुक्रोज शर्करा पाई जाती है गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज। अगर बात किया जाए शहद में कौन सी, फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज, दूध में आपके केसिन प्रोटीन। ठीक, चलिए प्रश्न ये है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, सबसे उत्तम स्रोत है। उत्कृष्ट मतलब क्या, उत्तम स्रोत है, बताइए कौन सा है। गाजर है, पका आम है, धनिया पत्ती है, पेठा है, कौन सा आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत है कंचन राज, फोर, पेठा नहीं। अच्छा, इसके पहले का आंसर बता रहे हैं। ठीक। रिंकी कनौजिया, गन्ना पहले का आंसर है। तो देखिएगा यहां प्रश्न है, विटामिन ए का उत्तम जो स्रोत है वो है आपका क्या, गाजर है। सबसे ज्यादा जो विटामिन ए आपका क्या कहते हैं, गाजर में पाया जाता है। इसमें गाजर में पाया जाता है, बिल्कुल फर्स्ट आपका 24 का 1 बिल्कुल गाजर में उत्तम स्रोत गाजर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट प्रश्न लेते हैं। इसके बाद आपका साइकोलॉजी का क्लास रहेगा, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। अभी सर आप आ गए हैं। लास्ट प्रश्न, इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न लिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो कौन सा रोग हो सकता है। प्रश्न ये कहा है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन दिया, रतौंधी होगा उसे, कि रिकेट्स होगा, कि बेरी रोग होगा, कि स्कर्वी रोग होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा, 25 का आंसर बताइए आप लोग, 25 का आंसर बताइएगा। और ये सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, बताइएगा आंसर बताइए 25 का क्या होगा, कौन सा आंसर होगा 25 का। रतौंधी होगा, कि रिकेट्स होगा, कि बेरी रोग होगा, कि स्कर्वी रोग होगा। अगर कोई व्यक्ति है वह सिर्फ दूध, अंडे, रोटी का सेवन कर रहा है तो कौन सी बीमारी होगी। 25 का 3 रिंकी ने बताया, 25 का 3। ठीक है, बाकी और लोग भी आंसर दीजिएगा। 25 का 3 बेरी रोग। चलिए देखा जाए, बाकी और लोग भी कमेंट करिएगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए। इतने लोग जुड़े हुए हैं, आंसर बताइए आप लोग। कंचन राज फर्स्ट, बेनू उपाध्याय नमस्ते। आंसर बताइए बेनू जी, आंसर बताइए 25 का क्या होगा, 25 का क्या होगा। तो देखिएगा, कंचन राज ने बताया फर्स्ट, रिंकी 25 का 3। चलिए देखा जाए किसका आंसर सही है।
तो यदि कोई व्यक्ति में केवल दूध, अंडे, रोटी का गुजारा कर रहा है तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा, रिकेट्स होगा, बेरी स्कर्वी रोग होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी खट्टा पदार्थ लिया जा रहा है, कोई भी खट्टा पदार्थ खाया जा रहा है? नहीं खाया जा रहा है ना। तो अगर कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं लिया जा रहा तो सीधी सी बात है, इससे कौन सी रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। तो बात समझ में आया नहीं? बात समझ में आई? बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। तो आपको प्रतिदिन इसी तरह से प्रश्न आपको कराए जाएंगे, आप लोग पर्यावरण के। और यहाँ आपको बता देते हैं सीटेड से जो भी प्रश्न आया, चाहे आपके सीटेड हो गया, चाहे आपके सुपर टेट, चाहे आपके जो यूपी टेट हो, जो भी एग्जाम है यहाँ से ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोग सभी लोग क्या करिएगा, 8 बजे लाइव रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। और कोई कहीं जाइएगा मत, अभी सर अभी आपका लाइव क्लास आपकी साइकोलॉजी का रहेगा इसके बाद, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद निर्वाण एकेडमी में लाइव रहने के लिए। गजब, सुपर सर। बहुत बहुत